हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद फायर एकेडमी में। तो आज अपने केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होता है देख लेते हैं अपने। तो सबसे पहले रेट क्या होता है ये समझ लेते हैं। रेट इज़ समथिंग चेंज, some property change with respect to time. Okay, so rate is some properties change in something with respect to time. तो लिखिए rate क्या होता है। rate is change in some property with respect to time बेटा। अगर रेट चेंज इन सम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है तो रेट ऑफ ए रिएक्शन का क्या मतलब होगा। अब रिएक्शन का मतलब हमारे पास में कोई इस टाइप की रिएक्शन है मेरे पास में, तो इसमें हमें रेट का क्या मतलब होगा। तो इसमें हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है, लिखें, इन ए रिएक्शन इन ए केमिकल रिएक्शन rate means change in concentration of reactants, change in concentration of reactants or products with respect to time। तो रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है आपके पास में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम क्या मेजर कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर? कंसंट्रेशन में चेंज मेजर कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। और किसकी मेजर करेंगे? या तो रिएक्टेंट्स की मेजर कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स की मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे पास में सपोज़ ये एक जनरल रिएक्शन है ए से बी, तो इसमें रिएक्टेंट्स कौन से हैं? तो आपके पास में ये जो है ए जो है ये आपके पास में रिएक्टेंट है और बी जो है आपके पास में ये प्रोडक्ट है। सपोज़ ये जो रिएक्शन है ये t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हुआ और इसकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो A0 थी, और कुछ समय बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन हो गई वो हो गई A0 माइनस एक्स। तो हम अगर बोलें कि इसमें से कितना पार्ट इसका यूज़ हो गया है, तो A0 में से x पार्ट इसका यूज़ हो गया है और b कितना बनेगा? b बन चुका है x। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरी डेफिनेशन ये है, रेट ऑफ रिएक्शन मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि a मेरा क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है। तो अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a देखता हूँ तो उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा, कंसंट्रेशन का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा a अपॉन डेल्टा t। तो जब मैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, सिर्फ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल और टी इनिशियल। कहाँ से आपने देखना स्टार्ट किया रिएक्शन को और कहाँ तक देखा। तो ये जो वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ, ए फाइनल मेरे पास में बेटा, ए फाइनल है A0 माइनस एक्स और ए इनिशियल है A0। तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लीजिए यहाँ पे, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है आपके पास में ए का। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो ये आएगा A0 माइनस एक्स और इनिशियल कितना था? माइनस A0 अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। सो t और 0 सेकंड से आपने स्टार्ट किया था, तो A0 से A0 हो गया कैंसिल, आपके पास में आ गया माइनस ऑफ x अपॉन टी। तो ये नेगेटिव साइन अगर आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब तो ये है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि अगर मान लो ये एक, ठीक है ना, रेट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए होता तो ये पॉजिटिव आता आपके पास में। क्योंकि अगर मान लो जैसे वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो वो आगे की दिशा में चलती है जो भी सब्सटेंस होती है। तो इसीलिए उसी हिसाब से अगर मैं ये देखूँ तो मेरा माइनस एक्स बाई टी मेरे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन इज़ गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे को ये माइनस का साइन हटाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस बनाना चाहता हूँ। तो प्लस कैसे होगा बेटा? आपको यहाँ पे ओवरऑल आगे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। तो इसका मतलब हमारे पास में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बतानी है, देखिए ये जो रिएक्शंस चल रही हैं ये सारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, और मैं अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज देख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे वहाँ पे
फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए मुझे माइनस साइन लेना पड़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, इसमें लिख लें कि ए नेगेटिव साइन इज यूज्ड इन द रेट एक्सप्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। आपको वहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ता है बेटा रिएक्टेंट्स के लिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में प्रोडक्ट होता, तो प्रोडक्ट तो ज़ीरो आपके पास में बी जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो बी है ये ज़ीरो से एक्स पे चला गया है। तो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखता तो मेरे पास में क्या हो जाता, देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज लिखता तो मैं यहाँ पे लिखता डी डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो मेरे पास में होता बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन में टी। तो बी फाइनल मेरे पास में x है, इनिशियल 0 है, और ये मेरे पास में आ गया t। तो ये मेरे पास में बन गया x बाई टी। आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑलरेडी प्लस है, तो इसको प्लस को प्लस ही रहने दीजिए क्योंकि ये सही डायरेक्शन को आपको बता रहा है। तो वी यूज़ पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। पॉजिटिव साइन इज़ यूज्ड इन द रेट एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा इसका मतलब तो ये हो गया कि आप जो है आपके पास में जो है, ठीक है ना, आपके पास में जो रेट लॉ होता है उसके अंदर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज देखेंगे और या फिर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज देखेंगे। अब आप देखिए आपके पास में जो चेंज आ रहा था वो x बाई टी आ रहा था दोनों केसेस में। जब मैंने माइनस डी ए बाई डी टी लिखा था, जब मैंने माइनस डी ए बाई डी टी यानी कि माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखा था, तो भी आपके पास में यही चेंज आया था। तो इसका मतलब तो या तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, या फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लीजिए प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो दोनों ही एक्सप्रेशन से आपके पास में रेट क्या आ रहा है, रेट का वैल्यू सेम आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, तो रेट हमारे पास में प्लस एक्स बाई टी दोनों एक्सप्रेशन से आ सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन आप रिएक्टेंट्स की टर्म में भी लिख सकते हैं और आप प्रोडक्ट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? तो हमारे पास में दोनों की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं, पर वो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस दोनों की टर्म में जब आप लिखें तो आपकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए, उन्हीं को हम रेट लॉ एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। तो अभी हम ये दोनों जो आपने लिखे हैं माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी एंड प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, तो क्या हम इन्हें रेट लॉ एक्सप्रेशंस मान सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, आप इनको रेट लॉ एक्सप्रेशंस मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पास में दोनों जो आपके पास में जो वैल्यूज़ दे रहे हैं वो सेम ही दे रहे हैं। आप सपोज़ करें कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए आपको उस बस की स्पीड निकालनी है और आपके को पैसेंजर्स भी हैं आपके साथ में, बहुत सारे आपके, ठीक है ना, को पैसेंजर्स भी हैं, आप भी हैं। तो बस की स्पीड मैं किसी की भी टर्म्स में, किसी की भी स्पीड की टर्म्स में लिख सकता हूँ। आपकी स्पीड निकाल लूँ या फिर आपके को पैसेंजर्स की स्पीड निकाल लूँ, वही स्पीड क्या होगी, बस की स्पीड होगी मोर और लेस। तो इसी तरह से मेरे पास में रिएक्शन में भी, चाहे आपके पास में कितनी भी स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, आप कितनी भी स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो, उन सभी की स्पीशीज़ की कंसंट्रेशंस की टर्म्स में कंसंट्रेशन की चेंज देख के आप वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा लिख सकते हैं। पर ध्यान ये रखें कि आपके पास में हमेशा नेगेटिव साइन आता है फॉर रिएक्टेंट्स एंड पॉजिटिव साइन आता है फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल एक और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में ऐसा एक्सप्रेशन हो 2a प्लस 3b गिव्स 2c। तो इसमें मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट है और इसकी कंसंट्रेशन b नॉट है। अब मेरे पास में ये t इक्वल टू 0 पे दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन है और c मेरे पास में 0 था, c मेरे पास में इनिशियली 0 था। तो धीरे धीरे होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा, मैं यहाँ पे किसी t टाइम बाद में, मतलब आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम t, मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन मेजर कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है a नॉट माइनस 2x और यहाँ पे मुझे दिख रहा है बच्चों b नॉट माइनस 3x और यहाँ पे हो गया मेरे पास में 2x। तो अगर मैं यहाँ पे c की कंसंट्रेशन में चेंज देखता हूँ तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन डेल t। एक चीज़ याद रखें
कि यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ले लिया। 2x माइनस ज़ीरो अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, t। तो ये मेरे पास में आ रहा है 2x अपॉन टी। पर यही ध्यान रखें कि अगर मैं किसी रिएक्टेंट की टर्म में लिखना चाहता हूँ, सपोज़ मैं b की टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे होगा माइनस साइन और माइनस साइन के साथ में होगा यहाँ पे माइनस dB बाय dt। तो जब मैं ये मेजर करूँगा तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन बी नॉट माइनस 3x अपॉन टी। तो जब मैं ये देखता हूँ तो ये मेरे पास में 3x बाई टी आ जाता है। तो अभी मेरे पास में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे डेल सी बाई डेल टी इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन और माइनस डेल बी बाई डेल टी इसका रेट लॉ का, इस रिएक्शन के रेट लॉ का एक्सप्रेशन या इसके रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन नहीं है बेटा। आप ध्यान से समझें, रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी की टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे आती है तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री को डिवाइड ज़रूर करें। तो ये जो मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस स्टोइकियोमेट्री से मैं डिवाइड कर देता हूँ। मैं इसको इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से देखते जाएँ। मान लीजिए मुझे ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन सेम बनाने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता था, ये जो 2 यहाँ पे है मैं इधर लेफ़्ट साइड में ले जाता हूँ। तो मेरे पास में ये बन जाएगा डेल सी बाय डेल टी डिवाइडेड बाय 2 और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास में x बाय टी के। अगर मैं सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको x बाय टी बनाना चाहता हूँ, तो ये 3 को मैं नीचे ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास में ये हो जाएगा डेल b बाय डेल टी और यहाँ पे नीचे 3 विल बी इक्वल्स टू x बाई टी। अब आप देखें कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ अब x बाई टी बन चुकी है, ये भी x बाई 2 बन चुकी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जो करेक्ट रेट लॉ के एक्सप्रेशंस हैं वो आपके पास में ये राइट साइड वाले हैं, जिनमें विद रेस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री चेंज ऑफ कंसंट्रेशन देखा गया है, या तो रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का। ध्यान बस यही रखें कि आपको विद रिस्पेक्ट टू स्टोइकियोमेट्री देखना होता है, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन अभी भी आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, और नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए अभी भी आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। ठीक है ना। तो आगे लिखें रेट ऑफ रिएक्शन, अगला पॉइंट लिखें नोट लगा के, रेट ऑफ रिएक्शंस आर ऑलवेज written with respect to stoichiometries of the species। आपको ये दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो मैंने 2 पॉइंट लिखवा दिए, एक तो नेगेटिव साइन हम रिएक्टेंट के लिए यूज़ करेंगे बच्चों, और पॉजिटिव साइन हम प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्टोइकियोमेट्रीज के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट होगा। तो सर फिर ये क्या चीज़ थी जो आपने यहाँ पे लिखा था, जैसे प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी या माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो इनके लिए भी एक टर्म दिया साइंटिस्ट ने, बोला कि ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये केवल सी में जो प्रोडक्शन है वो देख रहे हो, किस रेट से ये सी प्रोड्यूस हो रहा है। तो डेल सी बाई डेल टी को हमने अलग से नाम दे दिया, इन्हें हम बोला रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी अगर आपको लिखना होता है बेटा, जैसे मान लो ये यहाँ पे आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ही लिखना है, क्योंकि ये सी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, तो इसका एक्सप्रेशन केवल होगा डेल सी बाई डेल टी। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस साइन के साथ में डेल बी बाई डेल टी लगा हुआ है, तो ये क्या है सर, तो ये हमारे पास है बेटा, ये तो कंज्यूम हो रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी कहा जाता है इसे। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी में आप ध्यान रखें रेट हमेशा पॉजिटिव रहती है आपकी, तो ये हो जाएगा डेल बी बाय डेल टी।
यहाँ पे कंसंट्रेशन के साइंस होते हैं। तो ये मेरे पास में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यानी कि प्रोडक्ट के लिए तो फॉर्मेशन टर्म यूज़ होगा और रिएक्टेंट के लिए कंजम्पशन टर्म यूज़ होगा। तो इसमें आगे लिखें rate of formation is used for rate of formation term is always used for products। प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड यूज़ होगा हमेशा, और लिखें रेट ऑफ कंजम्पशन टर्म is always used for reactant। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटा, कंज्यूम होते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, बनते हैं, इसलिए उनके लिए हमने रेस्पेक्टिव उनके लिए एक टर्म हमने डिफाइन करी हुई है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन। अब ध्यान ये रखें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन को एक और चीज़ भी बुलाते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो लिखें रेट ऑफ फॉर्मेशन को एक और चीज़ क्या बुलाते हैं हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर उसको हम बुला लेते हैं अपीयरेंस की रेट, क्योंकि वो रिएक्शन में अपीयर हो रहा है इसलिए अपीयरेंस की रेट। और रेट ऑफ कंजम्पशन को हम बुला लेते हैं बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि उसके डिसअपीयर होने की रेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा है। तो हम एक क्वेश्चन से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। gives 4b plus c। Write rate of appearances, rate of disappearances and rate of reaction। एक्सप्रेशंस लिखने हैं अपनों को यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे पास में बेटा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए लिखा जाता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा जाता है बेटा आपके लिए प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट दो है यहाँ पे, तो हम दो बार लिखेंगे। तो हमारे पास में दो बार प्रोडक्ट लिखा है, तो दो बार लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा आपके पास में प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा। अगर आपसे बोलता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखो, तो सी कैसे लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा प्लस डेल सी बाय डेल टी। यहाँ पे मैं प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट है बेटा, और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन ही लगेगा। अगर आपसे बोलता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो इसके लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। बेटा यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और ये चीज़ हमने पहले देख ली थी, क्योंकि रेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस का साइन फॉर रिएक्टेंट्स यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अगर आप केवल डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लेते तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ जाती, और इसका मतलब तो ये था कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, जबकि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी होती है रेट की, रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन। सो आप यहाँ पे इसलिए माइनस साइन इसका इंक्लूड करते हैं। अगर आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है किसी एक चीज़ के टर्म में लिखना। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में ए है, बी है और सी है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है जिसके टर्म में आप लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास में किसी के भी टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा -1/2 डी ए बाय डी टी। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये रिएक्टेंट है बेटा, और स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा, इसलिए 2 नीचे लिखा उसका स्टोइकियोमेट्री। फिर ये बराबर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा +1/4 डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और फिर हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस कैसे लिखे गए हैं। अब ये सारे के सारे वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास में बराबर हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास में बराबर हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस आप किसी के टर्म में भी निकालें, ये सारी वैल्यूज़ आपके पास में बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि हमने क्या किया है, 1/2 से डिवाइड कर दिया किसको, माइनस डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी को आप क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी को आपने क्या लिखा हुआ है बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू डेल बी बाई डेल टी। डेल बी बाई डेल टी देखो क्या बोलते हैं, डेल बी बाई डेल टी को रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इसको लिखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और 1/1 इंटू डेल सी बाई डेल टी। तो डेल सी बाई डेल टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो इसका मतलब तो ये सारी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस एक दूसरे से क्या होती है बेटा, कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में इससे रिलेटेड भी कभी कभी सवाल आ जाता है। मैं आपको एक और सवाल में इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जब भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस किसी की दी जाए और आपको किसी दूसरे अन्य किसी रिएक्टेंट की या फिर अन्य किसी प्रोडक्ट की रेट पूछी जाए, तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेशन लिखना बहुत आसान है। आप रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन लिखें और उससे आप ये एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 5 Br minus aqueous plus BrO3 minus aqueous plus 6H plus aqueous gives 3Br2 aqueous plus 3H2O liquid। सवाल है चूज़ द करेक्ट एक्सप्रेशंस। आपको करेक्ट एक्सप्रेशंस को ही चूज़ करना है फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। पहला एक्सप्रेशन है डेल बी आर माइनस अपॉन डेल टी इक्वल टू -3/5 डेल बी आर टू अपॉन डेल टी। सेकेंड ऑप्शन है डेल बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डेल टी इक्वल टू -2/3 डेल बी आर टू अपॉन डेल टी। तीसरा ऑप्शन है माइनस डेल एच प्लस अपॉन डेल टी इक्वल टू -6/5 डेल बी आर माइनस अपॉन डेल टी। और चौथा ऑप्शन है डेल बी आर टू अपॉन डेल टी इक्वल टू +2 टाइम्स ऑफ डेल एच प्लस अपॉन डेल टी। तो इन सब में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमें चूज़ करना है। तो आइए देखते हैं। देखो बेटा, आप सबसे पहले जो भी आपको ऑप्शन ठीक है ना देखना हो, आप सबसे पहले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन लिख लीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस मैं लिख देता हूँ, सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, या तो आपके पास में होना चाहिए 1/5 बी आर माइनस, देखो -1/5 डेल बी आर माइनस अपॉन डेल टी, या तो ये होना चाहिए। अब देखो, अगर आप यहाँ से -3 को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो बी आर के नीचे कौन क्या आया, -3 आया, -5 आना चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो माइनस अगर 3 आ रहा है यहाँ पे बी आर के नीचे, बी आर माइनस के नीचे, तो वो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो इस केस में हमारे पास में ये पहला वाला तो गलत लग रहा है। अच्छा, अगर मैं बी आर ओ थ्री के रिस्पेक्ट में लिखता तो ये लिखता -BrO3 अपॉन डेल टी, ऐसे ही लिखता मैं, ऊपर भी डेल्टा। तो मेरे पास में -BrO3 माइनस डेल टी होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखें -2 जाएगा आपका नीचे की तरफ, तो ये भी मुझे यहाँ पे रॉन्ग लग रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो रहा है हमारे पास में, ये रिजेक्ट हो रहा है। फिर हमारे पास में आता है H प्लस की टर्म। तो H प्लस की टर्म में हमारे पास में आएगा बेटा माइनस डेल H प्लस अपॉन 6 डेल टी। तो जब मैं यहाँ पे -6 को नीचे लेके जाऊँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
माइनस माइनस, अच्छा -6 यहाँ पे लेके जाऊँगा, या फिर मैं 6 ही ले जाता हूँ, केवल यहाँ पे माइनस रहने देता हूँ। तो ये हमारे पास में -1/6 हो जाएगा, और ये नीचे -1/5। तो ये मतलब हमारे पास में सही स्टेटमेंट लग रहा है। तो तीसरा हमें सही लग रहा है, क्योंकि बेटा आप यहाँ पे -1/6 -1/5 ये बना सकते हैं, ठीक है ना। आप ये 6 को जो है यहाँ से केवल 6 को आप नीचे की तरफ ले जाएं, तो 6 को अगर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो आपके यहाँ से -1/6 डेल एच बाई डेल टी बन जाएगा, और इधर की साइड में रह जाएगा -1/5 डेल बी आर माइनस बाय डेल टी। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो फोर्थ स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशंस पे ही बेस्ड। तो देखिए, इन ए रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2 NH3 if initially 10 gram H2 were taken and after 10 seconds 34 gram NH3 is formed, then rate of reaction will be assuming volume 1 liter of the container and N2 is present in excess, तो देखिए बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या रिएक्शन लिखा हुआ है N2, और जो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है उसी को ही लिखना है बेटा, क्योंकि बैलेंसिंग में रेट ऑफ रिएक्शन में बैलेंस रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने क्या लिया, ये तो मैंने एक्सेस में ले दिया, और ये मैंने लिया बेटा 10 ग्राम, और ये कितना मिला मुझे, ये स्टार्टिंग में 0 था, और t = 10 सेकेंड्स बाद में ये तो एक्सेस ही होगा, ये पूरा का पूरा 0 अपने पास में। ये जो है ये आप पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 ग्राम को पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 5 मोल। तो 5 मोल अगर इनिशियल अमाउंट था तो ये 5 - 3x रह जाएगा, और ये आपके पास में बन जाएगा 2x। जो 2x आपको दिया हुआ है बेटा, 2x जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, वो 2 मोल हैं आपके पास में, और 34 ग्राम का मतलब ये होता है अमोनिया, 34 ग्राम का मतलब ये होता है कि इसका मोलर मास अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल है, तो इसके 2 मोल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में कि ये जो वैल्यू है आपके पास में ये 2 मोल है। तो आपने 0 से 2 मोल बना लिया, तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, अब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ NH3, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा +1/2 डेल NH3 अपॉन डेल्टा टी, और इसको आप लिख सकते हो, देखो कितने मोल का चेंज आया, 2 मोल का, 2 - 0, कितने टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा आपको, यहाँ पे दिया हुआ टाइम भी आपको 10 सेकेंड। तो इसका मतलब तो आपके पास में जो ये आ रहा है, ये आ रहा है 1/10, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.1। हाँ तो बेटा अब अपने देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होती है। तो लिखें रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो डेल C बाई डेल टी इसका एक एक्सप्रेशन हो सकता है आपके पास में, प्लस माइनस अगर मैं हटा दूँ एक बार के लिए तो केवल ऊपर क्या चलता है, कंसंट्रेशन चलता है, नीचे क्या चलता है, टाइम चलता है। तो हमारे पास में जो यूनिट होती है वो होती है मोलारिटी या मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर आपके पास में यूनिट हो सकता है मोल पर लीटर पर मिनट। जो भी टाइम की यूनिट होती है वो आप नीचे ले सकते हैं, और ऊपर मोल पर लीटर चलेगा आपके पास में। अगर ये डेल C बाई डेल टी है, और मान लीजिए आपके पास में मोल्स प्रेजेंट है, आपको चेंज इन मोल्स पता है रिएक्टेंट का, और आपको कंटेनर का वॉल्यूम साइज़ पता है कंटेनर कितना है, तो 1/v से डिवाइड कर दीजिए। तो डेल n बाई डेल टी इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल टी को v से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी आपके पास में एक्सप्रेशन हो सकता है। फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन, एक होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है बेटा, एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होता है,
कि आपके पास में केवल वहाँ पे गैसियस स्पीशीज है। सपोज आपके पास में A प्लस बी गिव सी है, तो अगर मैंने बोला ये होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पे भी ये सारे के सारे जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं ये गैसियस होने चाहिए। अब इस केस में क्या होता है बच्चों कि जब भी आपके पास में कोई कंटेनर के अंदर गैस प्रेजेंट होती है, और अगर मैं यहाँ पे ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेता हूँ, तो आप ये हमेशा बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो मैं मोल्स ऑफ द गैस को प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ प्रेशर ऑफ द गैस के बेटा। तो आप देखें यहाँ पे कैसे बोल रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन होती है, आपने सुना होगा। आप बोलेंगे यस सर हमने सुना है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो पी वी अपॉन में क्या हो जाएगा आर टी। आप ये n जो है ये ऊपर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो n जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करेंगे 1/v ये आ जाएगा बेटा, ऊपर v कांस्टेंट बाहर है, r कांस्टेंट होता है, t कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास में डेल p बाय डेल t। तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एक और एक्सप्रेशन भी आ सकता है 1/RT डेल p बाय डेल t। तो अगर मैं यहाँ पे अदर यूनिट्स देखूँ तो कभी कभी क्या होते हैं, आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो मोल पर टाइम में भी चले जाते हैं। तो आप लिखें यहाँ पे आपके पास में कभी कभी मोल पर यूनिट टाइम यानी कि पर यूनिट सेकंड में भी आपके पास में यूनिट हो सकती है, या फिर mm ऑफ एच जी, क्योंकि डेल्टा पी क्या होता है mm ऑफ एच जी में, यानी कि ATM में भी लिखा जा सकता होगा और mmHg पर सेकंड में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास में कुछ यूनिट्स होती है बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स में कंसीडर कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन के साथ में इसको अपने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ जो आपके पास में रिएक्शन है डेल पी बाई डेल टी की टर्म में कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये हम होमोजीनियस गैसेस रिएक्शन के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखिए जैसे आगे, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये एक गैसियस रिएक्शन है, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, एंड एट t इक्वल टू 0 initial pressure was of A was initial pressure of A was 100 mm and after 5 minutes it becomes 60 mm. Find rate of reaction in terms of mmHg per minute। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम चेंज देखेंगे तो आपको क्या चेंज देखना है बेटा, डेल पी बाय डेल टी देखना है, और किसका पार्शियल प्रेशर देखना है, ए का। तो अगर डेल पी बाई डेल टी देखें तो फाइनल वैल्यू 60 mmHg है, तो फाइनल एक छोटी वैल्यू दिख रही है और इनिशियल एक बड़ी वैल्यू है। तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए फॉर रिएक्टेंट हम हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस साइन लिखते हैं, तो जिससे हमारे पास में जो रेट आ जाए वो पॉजिटिव आ जाए। 100 माइनस 60 हो जाएगा, इसका मतलब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 40/5। 40/5 मीन्स 8 mm मिनट इनवर्स। ठीक है ना, मिनट में हमने कैलकुलेट किया तो 8 mm मिनट इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A2 गिव्स B, ये एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है और हमें एक डेटा गिवन है। ऊपर है टाइम और नीचे है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का टाइम के साथ में अपने पास में कुछ डेटा है। t इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर वाज 100 mm
एंड आफ्टर 5 मिनट इट बिकम 120। टाइम की जो यूनिट है वो लेनी है मिनट में और इसकी लेनी है mmHg में। तो ये हमें डेटा गिवन है और आपको यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस सवाल को, सॉल्व करते हैं। सपोज़ आपने इसके इनिशियल कंसंट्रेशन A0 मान ली। जिस तरह से आप कंसंट्रेशन मानते हैं उसी तरीके से आप इसके अब A0 को P0 से रिप्लेस कर दें कि P0 इनिशियल प्रेशर था, A इनिशियली आपके पास में प्रेजेंट था। तो कुछ टाइम बाद में ये हो गया P0 माइनस एक्स, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x/2। तो अगर आप टोटल प्रेशर देखेंगे तो आपको टोटल प्रेशर गिवन है 5 मिनट्स पे 120। तो हमने क्या किया, t इक्वल टू 5 मिनट्स पे जब देखा तो हमें टोटल प्रेशर क्या मिलेगा, सो टोटल प्रेशर मिलेगा P0 माइनस एक्स प्लस x/2 और ये वैल्यू हमें पता है ये कितनी है 120 है। तो यहाँ से x कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास में P0 की वैल्यू आपको गिवन है। देखो इनिशियली आपको जो प्रेशर गिवन है 100 mmHg, वो किसका प्रेशर है बेटा, वो केवल आपके पास में जो A2 प्रेजेंट था उसी का प्रेशर है, क्योंकि B और C तो उस टाइम पे बने ही नहीं थे। तो आप P0 को क्या यूज़ कर सकते हैं, P0 को आप यूज़ कर सकते हैं 100 mm। तो इफ़ P0 इज़ 100 mm, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस x/2 इक्वल टू 120। सो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास में आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास में 5 मिनट में ये 40 mmHg क्या हो गया, कम हो गया। P0 कितना था 100 और अब ये P0 माइनस एक्स, तो 100 माइनस 40 ये रह गया। तो आपके पास में कितना बच गया 60 mm। तो वही जैसे पहले हम लोगों ने किया था, अब कितना बच गया 60, पहले कितना था 100, तो चेंज कितने का हुआ 40 का। तो हमारे पास में जो रेट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, वो आएगा -1/1 डेल ऑफ प्रेशर ऑफ A अपॉन डेल ऑफ T। तो ये आपके पास में आ जाएगा 40 का चेंज, अपॉन में टाइम आ गया 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 mm मिनट इनवर्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इज कैलकुलेटेड फॉर ए लार्ज इंटरवल, फॉर ए लार्ज इंटरवल। और अभी तक हमने जो किया था कैलकुलेट, वो लार्ज इंटरवल तक ही किया था। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डेल C बाई डेल टी, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं डेल P बाई डेल टी। तो ये डेल वर्ड जो होता है ये बेटा लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो लार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्टा वर्ड यूज़ होगा। और एक होती है आपके पास में इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट रिप्रेजेंट करता है, देखें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स rate of the reaction at any instant। ठीक है बेटा, तो इंस्टेंटेनियस रेट तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हो गया। मतलब अब इसका मतलब क्या है, हम इसको ग्राफ से समझते हैं। सपोज आपके पास में R से कुछ रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, विद टाइम कम होती जाती है। और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज़ होती जाती है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो आप कोई पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस टाइम की बात करी, ये मान लीजिए मेरे पास में टाइम है यहाँ पे, और ये मेरे पास में है कंसंट्रेशन। तो आपने इस पॉइंट की बात करी, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो आपके पास में इंस्टेंटेनियस रेट देगा। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए आपके पास में जब स्लोप आएगा, तो प्रोडक्ट के लिए स्लोप अगर मान लीजिए इसी सेम पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो आपके पास में अपोजिट आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के केस में अलग अलग क्यों आएगी। तो आप देखें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डी टी, ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डी टी विद ए प्लस साइन। तो इससे आपको ये समझ में आएगा, माइनस साइन हम हमेशा किसके लिए लगाते हैं, रिएक्टेंट के लिए लगाते हैं, और प्लस साइन हम किसके लिए लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक लार्ज इंटरवल के लिए देख रहे होते, सपोज आपने 0 से
स्टार्ट किया और टी टाइम के लिए देखा, तो आपकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो उसके लिए आप चेंज देखेंगे डेल्टा सी, और टाइम इंटरवल जो चेंज देखेंगे वो देखेंगे डेल्टा टी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये इसमें फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अपने पास में जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो तो स्लोप होता है, और आपके पास में एवरेज रेट होता है वो होता है डिफरेंस बेटा। तो ये हो गया मान लो सी नॉट, और ये हो गया आपके पास में सी टी। तो आप जब डिफरेंस लेंगे तो आपको पता है आपको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी टी माइनस सी नॉट, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा टी माइनस ज़ीरो। तो ये आपके पास में जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, जो आपके पास में ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, ये वाला एक्सप्रेशन बेटा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जबकि जो इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन है वो आपका ये वाला है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसी मोमेंट पे निकाली जाती है, और एवरेज रेट जो होती है वो लार्ज इंटरवल के लिए निकाली जाती है। जैसा कि आप स्पीड्स में करते हैं, जब आप डिस्टेंस लेते थे तो आपके पास में वो स्पीड आता है, वो एवरेज स्पीड आता है। वैसे ही हमारे पास में ये जो एवरेज होता है, ये एवरेज रेट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके आप कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में बहुत स्मॉल टाइम के लिए अपने यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में आज के लेक्चर में एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट का था। कल अपने रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को देखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन द कमेंट।